हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर के बिना आप समझ लो आप अकाउंट्स में आगे कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे इंग्लिश होती है, इंग्लिश में अगर आपको टेंसेस नहीं आते, एबीसीडी नहीं आती, तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश नहीं लिख सकते सही में, सही लैंग्वेज में। ऐसे ही अगर आपको मैथ्स में डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एलसीएम जो बेसिक चीजें होती हैं अगर वो नहीं आता तो आप मैथ्स नहीं कर सकते। तो वैसे ही बेटा ये जो चैप्टर है ये आप समझ लो ये अकाउंटेंसी का रूल है पूरा का पूरा कि अकाउंटेंसी किस बेसिस पे बनी है। तो आज हम उस चैप्टर को कवर करने वाले हैं और आगे के आपके मोस्टली जो चैप्टर हैं, चाहे वो क्लास 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, सीए हो, कोई भी हो, अकाउंट्स की फील्ड में जो चैप्टर्स होते हैं उसमें इसी का बेस चलता है। ये फाउंडेशन है एक तरह से अकाउंटेंसी चैप्टर की। अब देखो क्या है ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है बेटा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इससे पहले एक चीज समझो, आपकी जो क्लास 11th की बुक है उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या नाम है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक कीपिंग वर्ड आपने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, जिसका मतलब होता है अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक तरीके में, वो आता है बुक कीपिंग में। मतलब आप क्लास 11th में बुक कीपिंग करना सीखोगे कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, कैसे समराइज किया जा रहा है और कैसे उससे प्रॉफिट निकाला जा रहा है। लेकिन ये जो वर्ड है डबल एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री। देखो बेटा, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही हो, बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो, बिजनेस में आप गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, रेंट पे रहे हो, कुछ भी, उसके हमेशा डबल इफेक्ट होते हैं। मतलब दो इफेक्ट यहाँ पे होने वाले हैं। दो इफेक्ट का क्या मतलब है कि आपके बिजनेस में एक चीज बढ़ रही होगी तो दूसरी चीज जरूर कम हो रही होगी। एक चीज आपके बिजनेस में आ रही है तो दूसरी चीज बिजनेस से जरूर जारी होगी या फ्यूचर में जाएगी। कैसे? अब इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने गुड्स खरीदे। गुड्स आप सबको पता होता है क्या होता है, जो भी सामान मैं रीसेल करूंगा आगे, जो मैं मेरा बिजनेस है जिस चीज का। अब ये मैंने खरीदे हैं कैश में, तो मेरे बिजनेस में क्या चीज आई? गुड्स आए, गुड्स बढ़ गए, बदले में मैंने जिससे खरीदा उसे मैंने क्या दिया होगा? कैश। तो मेरे बिजनेस से क्या चला गया? कैश। देखो दो चीजें हुई यहाँ पे। अगर मैंने गुड्स को बेचा होता तो मेरे पास कैश आया होता और गुड्स गए होते। ठीक है, तो कैश जो है अब वो आया है और गुड्स चले गए, यहाँ पे भी दो चीज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी अकाउंटिंग में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसके मिनिमम दो इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है आधी पेमेंट मैंने कैश में करी होती, आधी पेमेंट उधार में होती, वो डिस्कस आगे करेंगे। ये समझ के चलो कि आपकी ये प्रैक्टिकल की जो अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल चीजें हैं उसकी आज ये पहली क्लास है, पहली फाउंडेशन क्लास चलने वाली है, बेस क्लास है आपकी। इसके बाद जो भी चैप्टर्स मैं डालूंगा वो इसी से रिलेट होने वाले हैं, यही रूल सब जगह अप्लाई होने वाले हैं। अब बेटा ये जो रिकॉर्डिंग होती है ना, इस रिकॉर्डिंग को करने की दो अप्रोच है। इस रिकॉर्डिंग को जब आप रिकॉर्ड करोगे उसकी दो अप्रोच है। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले के जमाने में ज्यादा यूज होती थी, लोग जिसके अकॉर्डिंग सारी अकाउंटिंग करते थे। और लेकिन आजकल कुछ टाइम से कौन सी अप्रोच फॉलो हो गई है? मॉडर्न अप्रोच। लेकिन हमने दोनों सीखनी है, हमें दोनों पता होने चाहिए क्या है। अब इस दोनों अप्रोच को सीखने से पहले भी हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी, विच इज डेबिट और विच इज क्रेडिट। अब अकाउंट्स में अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है तो अकाउंट्स में क्या होता है, हर चीज का एक अकाउंट बनता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कैश वर्ड लिया था, कैश ट्रांजैक्शन आई थी, तो जो अकाउंट जिसका बिजनेस होगा उसने अपने बिजनेस में एक बनाया होगा कैश अकाउंट। जैसे ये गुड्स आया तो एक बनाया होगा गुड्स अकाउंट। गुड्स की जगह वैसे परचेज अकाउंट बनता है तो परचेज का अकाउंट बना होगा। एक बेटा सेल का अकाउंट बना होगा। ऐसे ही जितने भी उसके डेटर्स हैं तो डेटर्स का अकाउंट बना होगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट बना होगा। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स बने होंगे। अब जो ये अकाउंट्स होते हैं इसमें दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। कौन कौन सी साइड होती है? एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। जो बेटा लेफ्ट वाली साइड होती है वो होती है आपकी डेबिट साइड और जो राइट वाली साइड होती है वो होती है आपकी क्रेडिट साइड। ये आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए, क्योंकि इसी बेसिस पे आगे हमारा सारा का सारा अकाउंटेंसी है।
ठीक है, अभी मैं ये नॉर्मल सा बना रहा हूं, जब हम आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे तो पूरा डिटेल में बनाएंगे कि कैसे अकाउंट बनते हैं। ये होता है बेटा आपका डेट का कॉलम, ये होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये होता है अमाउंट का कॉलम, ये फिर से आपका डेट का, ये पर्टिकुलर्स का और ये अमाउंट का। इसके बीच में एक कॉलम और भी आता है, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए कि डेबिट लेफ्ट साइड होती है और क्रेडिट राइट साइड होती है, वो समझाया। इसी से वर्ड है डेबिट और क्रेडिट। ये जो डी आ रहा है ये डेबिट की एब्रीवेशन है और सी आर क्रेडिट की एब्रीवेशन है कि शॉर्ट में कैसे लिखना है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में। इट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड। अभी मैंने बताया कि लेफ्ट साइड बोला जाता है किस चीज की लेफ्ट साइड? ऑफ एन अकाउंट। जो भी अकाउंट बना रहे हो आप, चाहे कैश का है, सेल का है, परचेज का है, डेटर्स का है, रेंट का है, किसका भी है, उसकी जो भी लेफ्ट साइड होगी वो कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। अब जो भी आइटम मतलब जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जा रही है डेबिट साइड में, उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज सेड टू बी डेबिटेड टू द अकाउंट। सिर्फ अभी वर्ड्स पे जाना, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होगा पूरे डिटेल में करेंगे, तब आपको पूरा कनेक्शंस का समझ आएगा। जो भी चीज, ये लाइन क्या कह रही है? जो भी चीज अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जा रही है, यहां पे रिकॉर्ड की जा रही है, उसको हम बोलते कैसे हैं अकाउंटिंग्स में? कि इट इज डेबिटेड टू द अकाउंट। अब आओ क्रेडिट में। इट रेफर्स टू द राइट साइड, ये वाली साइड, ये वाला जो कॉलम है ये क्रेडिट साइड का कॉलम है। ऑफ एन अकाउंट, कोई भी अकाउंट का। अब इसमें भी क्या है? आइटम रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जो भी आइटम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी उसको अकाउंट्स में जब मेरे को बोलना होगा दैट दिस आइटम इज डेबिटेड टू द अकाउंट, मतलब वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुई है। और अगर मैं बोल रहा हूं एन आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिटेड या क्रेडिटेड ऑन द अकाउंट, तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड हुई है? क्रेडिट साइड में। देखो बेटा, अब हम देखने वाले हैं कि क्या है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच पूरा डिटेल में, और इसी के ऊपर आपका ये सारा चैप्टर है। तो पहले हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। तो पहले तो ये याद रखो कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो उसका एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं इंग्लिश अप्रोच। क्या बोलते हैं? इंग्लिश अप्रोच। देखो कुकर की भी सीटी बच गई है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तुम्हारी भी सीटी बच जानी चाहिए जब भी ये चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि इसके बिना आगे का चैप्टर नहीं हो सकता, अकाउंट्स में दिक्कत आएगी। अब ट्रेडिशनल अप्रोच ने क्या करा, कैसे अकाउंटिंग को करना सिखाया? देखो इस अप्रोच ने क्या किया, पूरी अकाउंट्स को दो चीजों में बांट दिया, विच इज पहला है पर्सनल अकाउंट और सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। मतलब इसने बोला कि जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है उसमें जितने भी अकाउंट खुलेंगे, जो भी चीजें रिलेट कर पा रहे हैं अकाउंट से रिलेटेड है, कैश है, सेल है, परचेज है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, जो भी चीजें हैं, मशीन है, लैंड है, जो भी है, वो इन दो में ही आएगी, या तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा या फिर इम्पर्सनल में आएगा। अब पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, ध्यान से समझो, पहले पर्सनल करेंगे फिर इम्पर्सनल करेंगे। पर्सनल अकाउंट्स विच रिलेट टू द पर्सन्स, ये जितने भी जो मतलब पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर जो भी अकाउंट आएंगे ना बेटा, वो किसी ना किसी पर्सन से रिलेट कर रहे होंगे, या तो वो इंडिविजुअल होगा या वो फर्म होगा, कंपनी होगा, डेटर होगा, क्रेडिटर होगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आपने यहां बोला पर्सन और यहां पे बोल रहे हो कंपनी। कंपनी कैसे पर्सन हो सकती है? तो जाग जाओ, बीएसटी में पढ़ा था आपने कि कंपनीज आर आर्टिफिशियल पर्सन। अभी पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो याद रखना, जो भी चीज किसी पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन है मतलब उसमें अकाउंट्स में, तो वो किसके अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट में। अब पर्सनल अकाउंट फर्दर आगे सब डिवाइडेड है तीन में। एक है बेटा नेचुरल पर्सन, फिर है आर्टिफिशियल पर्सन और फिर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे गलती करोगे अभी पूछेंगे तो ध्यान से समझ लेना। पहले आते हैं नेचुरल पर्सन, वो सारे लोग जो नेचुरल है, मैं हो गया, आप हो गए, जिनको किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है, क्रिएशन ऑफ गॉड है, वो सब किसके अंदर आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल में भी सब डिवाइडेड किसके अंदर है? नेचुरल पर्सन में। जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मतलब कहने की बात है कि जितने भी हमारे डेटर्स और हमारे क्रेडिटर्स होंगे वो किसके अंदर आने वाले हैं? नेचुरल पर्सन के अंदर, क्योंकि वो कोई ना कोई नेचुरल पर्सन होगा। इसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन वो जो एक्चुअल में इंसान नहीं है लेकिन हमने उसको इंसान की तरह ट्रीट किया है। आपने बीएसटी में पढ़ा होगा, जो कंपनीज होती हैं हम उसको आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। तो जितने भी, इट इंक्लूड्स ऑल कॉर्पोरेट
बॉडीज, इंस्टीट्यूशन, जितने भी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी वगैरह हो गए, बैंक्स वगैरह हो गए, वो सब किसके अंदर आते हैं? आर्टिफिशियल में। जैसे एग्जांपल में कंपनी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, क्लब्स वगैरह, क्योंकि इनको भी हमारे देश में क्या माना जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। ये भी अपने नाम पे बिल्डिंग खरीद सकते हैं, बिल्डिंग बेच सकते हैं, एसेट खरीद सकते हैं कोई भी, तो वो भी किसके अंदर आएंगे? पर्सनल में। और पर्सनल में किसमें? आर्टिफिशियल में। सी में और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। यहां पे गलती होगी, अगर आपसे गलती होगी इस चैप्टर में। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैसे इसे समझना? इंक्लूड्स ऑल अकाउंट, सारे वो अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन, या तो वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन को, या फिर बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? इसके एग्जांपल देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अर्नर्ड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जो खर्चे हमने पे नहीं करे। अब ध्यान से सुना, जब हम यहां पहुंचेंगे ना, यहां पे लिखा हुआ इट इंक्लूड्स ऑल रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। ये कह रहा है कि सारे खर्चे इम्पर्सनल में आते हैं, इम्पर्सनल में नॉमिनल में आते हैं। फिर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे आ गया? तो समझो, अगर क्वेश्चन में आपको बोला है सैलरी, तो बेटा वो आएगा नॉमिनल में, क्योंकि सैलरी तो बहुत सारे लोगों की सैलरी होगी, इसके अंदर एक कंपनी के हजारों एम्प्लॉइज आ रहे होंगे। लेकिन अगर वर्ड लग गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है एक पर्टिकुलर बंदे की हो, कि भाई पीयूष को सैलरी नहीं मिली, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसकी हो गई? पीयूष की। वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो अमाउंट रह गया ये किसका है? पीयूष का है। या फिर बहुत हो सकता है एक पर्टिकुलर 10 बंदे हो, उस ग्रुप का हो। तो यहां पे जब भी वर्ड किसी भी एक्सपेंस, किसी भी इनकम के साथ या तो आउटस्टैंडिंग वर्ड लग गया, प्रीपेड वर्ड लग गया, अक्रूड वर्ड लग गया, अर्नर्ड वर्ड लग गया, तो वो किसके अंदर आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। उसको गलती से भी नॉमिनल में मत लिख देना, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, इसको आपने याद रखना है। इसी में बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपने अगर प्रीपेड एक्सपेंस किया तो किस पर्सन को दिया, किसके लिए वो खर्चा किया, वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ये हो गए पर्सनल वाले। अब आते हैं इम्पर्सनल में। इम्पर्सनल की डेफिनेशन एक तो इतनी मुश्किल दे दी इन्होंने कि अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल, जो भी पर्सनल में नहीं आएगा वो किस में आएगा? इम्पर्सनल में। अब इम्पर्सनल को भी इन्होंने दो में डिवाइड किया। फर्स्ट है रियल अकाउंट और सेकंड है नॉमिनल अकाउंट। पहले नॉमिनल करते हैं ताकि वो आप रिप्रेजेंट वाले को क्रिएट मैच कर सको, रिलेट कर सको। इसके अंदर सारे वो अकाउंट्स आएंगे बेटा, या तो वो किसी खर्चे से रिलेटेड है, किसी लॉस से, गेन से, रिवेन्यू से। मतलब हमारे बिजनेस में अगर कोई खर्चा हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, कोई गेन हो रहा है, कोई इनकम हो रही है हमें, वो किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। एग्जाम्पल देखो, परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी है किस में आने वाला है? नॉमिनल अकाउंट में। अब एक मैं यहाँ पे ये पॉइंट अभी इसको समझना आपके लिए प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन थ्योरी में याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपका टीचर कि जो भी नेट रिजल्ट होता है। अब नेट रिजल्ट का क्या मतलब है? समझो, मैंने इनकम कमाई 10 करोड़ रुपए, उसमें से मेरे एक्सपेंसेस हुए 5 करोड़ के, तो एक्चुअल में मेरे पास कितना प्रॉफिट आया? 5 करोड़ का। जो ये प्रॉफिट होता है ये कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? नॉमिनल अकाउंट का। ये गलती से लिखा हुआ है, देखो मेरे से भी गलती हो गई है, कैपिटल अकाउंट में। याद रखना कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट में। जो भी ओनर की कैपिटल होती है उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देते हैं, लॉस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं। ये आपका लास्ट में जब आप P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना सीखोगे वहां पे काम आने वाला है। अभी सिर्फ इतना समझो, अगर पेपर में एमसीक्यू में पूछता है दैट नेट रिजल्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, तो क्या आंसर होने वाला है? कैपिटल अकाउंट। एमसीक्यू आता है तो भी आपका आंसर क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। ये हो गया नॉमिनल। अब आते हैं रियल में। अब रियल अकाउंट में क्या आएगा? देखो बचा क्या, हमने सारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, आउटस्टैंडिंग वाली चीजें, खर्चे, गेन सब ट्रांसफर कर दिया। अब बच गई हमारी सारी एसेट्स। जितने भी हमारी एसेट्स होती है, कैश, मशीन, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, ये सारे किसमें ट्रांसफर होते हैं? रियल अकाउंट में। इंक्लूड्स अकाउंट विच आर रिलेटेड टू टेंजिबल
और इंटेंजिबल एसेट। दो तरह की एसेट होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होती है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, कैश, मशीन, लैंड, बिल्डिंग। और इंटेंजिबल कौन सी होती है, जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, इनको हम टच नहीं कर सकते। तो जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इंटेंजिबल है, किस में आएगी, रियल अकाउंट में आएगी। ये कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए अभी। अब सर चैप्टर तो स्टार्ट हुआ था रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, लेकिन अभी तक कोई रूल नहीं आया, ये तो सिर्फ आई क्लासिफिकेशन। तो अब आते हैं रूल पे कि इस ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसके रूल क्या है। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है, पहले करेंगे इजी वाली चीज, नॉमिनल अकाउंट। वो कहती है अगर कोई भी चीज आपके बिजनेस की नॉमिनल अकाउंट से रिलेट कर रही है तो उसका रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के साथ मैं लॉसेस भी लेके चल रहा हूं, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। इनकम मतलब गेन और रेवेन्यू। ये कहता है कि अगर आपके बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस हुआ है तो उसको आप कौन सी साइड में लिखोगे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड कौन सी थी बेटा, लेफ्ट वाली साइड, अभी आपको मैंने बताया था। और क्रेडिट कौन सी साइड थी, इनकम वाली। तो अगर कोई भी इनकम होती है, गेन होता है, तो उसको अभी जो मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाना सिखाया था, ऐसे अकाउंट बनाया था, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो सारी इनकम को कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड में। अभी आगे एक चैप्टर आने वाला है जर्नल। जर्नल मतलब अकाउंट्स का ब्रह्मास्त्र, उसको जिसे वो नहीं आता चलाना वो कभी जीत नहीं सकता अकाउंटिंग में। तो वहां पे ये सारे रूल काम आएंगे, वहां पे सारे रूल ये रिवाइज होने वाले हैं आपके। तो समझ गए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, अब आओ रियल वाले नेचर में कि रियल जो अकाउंट है वो क्या बोलता है। ये बोलता है, इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बोलता है अगर जो भी चीज है, मान लो आपको ये पता चल गया कि मैंने ना मशीन खरीदी, या मशीन किसके अंदर आती है, रियल अकाउंट में। अब मशीन बिजनेस में आ रही है तो क्या लिखा है, व्हाट कम्स इन। जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको कहां लिखोगे, डेबिट साइड में। अब जो भी आप अकाउंट बनाओगे उसमें कहां लिखोगे, डेबिट साइड में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मान लो मैंने जो मशीन खरीदी वो खरीदी कैश में। कैश मेरा क्या है, एसेट्स है। एसेट्स किस में आती है, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो चीज जा रही है, मेरा कैश बिजनेस से जा रहा है तो उसको कहां पे लिखना है, क्रेडिट साइड में। अभी आप सिर्फ इसको अभी भी सुन लो, थ्योरी में ही समझ रहे हो, इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो कहां सीखोगे, जर्नल चैप्टर में, लेजर चैप्टर में, आगे बहुत सारे चैप्टर आने हैं, वहां ये प्रैक्टिकली अप्लाई होगा। अभी आपने फोकस करना है कि ये रूल क्या है। एक तो आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह का आएगा इस चैप्टर में, या तो रूल पूछेगा कि रियल पर्सनल का रूल बताओ, या तो सिंपल पूछ लेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दो कि कितने अकाउंट है, उसमें तो आपको सिंपली डेफिनेशन लिखनी है। या वो पूछेगा कि कैपिटल दे दिया आपको, अब बोलेगा बताओ कैपिटल किसके अंदर आएगी, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में। एक्सपेंस किसके अंदर आएगा, आउटस्टैंडिंग किसके अंदर आएगा, मशीन किसके अंदर आएगी, कैश किसके अंदर आएगा। या तो आपका ऐसा क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। अब आ जाओ पर्सनल में। अब पर्सनल का रूल क्या बोलता है, देखो पर्सनल का भी बहुत सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन, जो भी चीज, अब यहाँ पे पर्सनल में सारे पर्सन थे, इंसानों की बात हो रही थी या फिर आर्टिफिशियल पर्सन की बात हो रही थी। तो जो बंदा पैसा रिसीव कर रहा है उसे क्या कर दो, डेबिट। जो पर्सन पैसा दे रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट। बस अभी इतना याद रखो, कैसे इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है जर्नल में सीखेंगे आराम से, धीरे धीरे चलेंगे, एक दिन में सीए नहीं बन जाना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ध्यान से सुन लो, अगर पिक्चर देखी हो तुमने, फुकरे पिक्चर आई थी, उसमें सीन करो, याद करो, सरदार जी को पकड़ लेती है पुलिस, तो उससे पूछती है कि आपने तू क्या पढ़ता है, तो वो बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मतलब वो क्या होता है, कॉमर्स का स्टूडेंट होता है और रियल अकाउंट का फॉर्मूला रूल बता रहा होता है वो। तो ये होगा बेटा रूल, कौन सी ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल है। 3 रूल है, पर्सनल का 1, नॉमिनल का 1 और रियल का 1। अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच बेटा बहुत सिंपल है,
जितने में ये मतलब सिर्फ रियल हुआ है ना हमारा, इतने में हमारी पूरी मॉडर्न अप्रोच खत्म हो जाएगी। फिर करेंगे इसका टी शेप अकाउंट, कि टी शेप अकाउंट सर कैसे बनता है, वहां पे भी मॉडर्न अप्रोच के रूल अप्लाई करेंगे हम। तो करते हैं बेटा स्टार्ट अब हमारी मॉडर्न अप्रोच। तो देखो बेटा अब क्या है हमारी मॉडर्न अप्रोच, विच इज वेरी वेरी इजी। जब हम जर्नल चैप्टर करेंगे सीखेंगे तो हम दोनों से, ट्रेडिशनल से भी मॉडर्न से भी, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जाम में हम कौन से अप्लाई करने वाले हैं, मॉडर्न अप्रोच। तो इसे ध्यान से समझना। अब मॉडर्न अप्रोच ने क्या किया, हमारी पूरी अकाउंट्स को 5 चीजों में डिवाइड किया, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी। उसने बोला हमारे बिजनेस में जो भी चीजें हो रही हैं 5, वो ये 5 चीजों में डिवाइड हो जाती है। या तो वो आपकी एसेट होगी, या एक्सपेंस होगा, या कैपिटल होगी, रेवेन्यू होगा, या फिर लायबिलिटी होगी। ये आपको सबको पहले ही पता है कि हमारी क्या क्या एसेट है, कैश, बैंक, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, बीआर, डेटर्स। एक्सपेंस आपको पता है सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी होते हैं हमारे, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैपिटल आपको पता है रेवेन्यू में हमारा सेल्स वगैरह आता है, या इनकम कोई रिसीव्ड हुई, रेंट रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, पेड हुआ है तो एक्सपेंस, रिसीव्ड हुआ है तो रेवेन्यू में। और लायबिलिटी भी आपको पता है क्रेडिटर्स, लोन, बिल्स पेबल, ये सब आते हैं। ये बहुत सिंपल सी है, इसमें कोई आपने ये नहीं देखना है रियल, पर्सनल, नॉमिनल, कुछ नहीं है, कौन नेचुरल, कुछ नहीं है, बस ये 5 चीजें और यही मोस्टली आपकी काम आएगी आगे। अब उसने क्या बोला मॉडर्न अप्रोच में कि बिजनेस में जब भी कोई एसेट या जब भी कोई एक्सपेंस, इन दोनों का सेम रूल है, इसलिए मैं एक साथ लिख रहा हूं कि जब भी बिजनेस में कोई एसेट बढ़ रही है या कोई खर्चा बढ़ रहा है तो उसको डेबिट साइड में लिख दो, और जब भी कोई एसेट कम हो रही है या खर्चा कम हो रहा है तो उसको कहां लिख दो, क्रेडिट साइड में लिख दो। देखो कितना सिंपल सा रूल है कि जब भी कोई एसेट, कोई खर्चा बढ़ेगा तो कहां लिखोगे, डेबिट साइड में। जब भी कोई इनकम एक्सपेंस और एसेट कम होगी तो कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में। और बाकी 3 जो बच गए, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटी, इन तीनों का एक रूल बना दिया कि जब भी ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड में, जब भी ये कम होंगे तो डेबिट साइड में। इनका अपोजिट हो रहा है इसमें, इसको याद कर लोगे तो ये वाले अपने आप याद हो जाएंगे क्योंकि उसका अपोजिट हो रहा है। ठीक है, कि जब भी ये बढ़ेंगे तो डेबिट, ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट, ये कम होंगे तो क्रेडिट, ये होंगे तो डेबिट। ये कहती है मॉडर्न अप्रोच, बहुत सिंपल। उसमें सबके लिए अलग अलग है, इसमें इन तीनों का एक ही रूल और इसका एक ही रूल। अब आते हैं इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस में कि कैसे क्वेश्चन आएगा। एक तो मैंने आपको बता दिया, वो सीधा लिख देगा, ऐसे लिख देगा, कैश, मशीन, ड्राइंग्स, सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसे लिख देगा वो। अब बोलेगा या तो ट्रेडिशनल अप्रोच से या मॉडर्न अप्रोच से कि क्लासीफाई करो। अगर ट्रेडिशनल से क्लासीफाई करूंगा तो ये आएगा रियल में, ये भी रियल में, ये पर्सनल में, ये नॉमिनल में और ये पर्सनल में। ऐसे मैं इसको आइडेंटिफाई कर दूंगा। अगर वो कहता है कि मॉडर्न अप्रोच से करो तो कैश आती है एसेट्स में, मशीन भी आती है एसेट्स में, ड्राइंग इसमें जाएगी कैपिटल में या एक्सपेंस में भी मान सकते हो, बुक में कैपिटल में लिखा हुआ है आपका। सैलरी किसमें जाएगी आपकी, एक्सपेंस में। आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग वाला लायबिलिटी में आता है। ये आप ऐसे इसको क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कितने के नंबर का आएगा ये, 3 से 4 नंबर का। एक आता है इसमें टी शेप अकाउंट। कौन सा अकाउंट आता है, टी शेप अकाउंट। अब इसमें आपको पूरा अकाउंट बनाना होता है और इसी में ये अप्रोच जो ये रूल से अप्लाई होंगे। तो ये सीखते हैं कि टी शेप अकाउंट कैसे करते हैं, कैसे बनते हैं, आपकी बुक के क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकली, ताकि इस चैप्टर में आपकी पूरी कमांड आ जाए। अब देखो बेटा स्क्रीन पे आपका एक इलस्ट्रेशन आ गया होगा, आप ही की बुक का है, टीएस गरवाल का ही है ये। इलस्ट्रेशन 7 दिया होगा, बोला है ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चीज का आप अकाउंट ओपन कर रहे हो वो इसमें से, इन 5 में से किसके अंदर आएगा। तो फर्नीचर है, फर्नीचर आता है इसमें एसेट्स में, तो इसमें रूल जो अप्लाई होंगे वो एसेट्स वाले अप्लाई होंगे। और एसेट्स का रूल था जब भी बढ़ेगा डेबिट साइड में, जब भी कम होगा क्रेडिट साइड में। अब बनाते हैं इसका फॉर्मेट, बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। पर यह बात याद रखना कि आपके टीचर ने क्या फॉर्मेट इसका सोल्व करवाया। कई टीचर इंक्रीज यहाँ पे जैसे फॉर्मेट में
कहीं टीचर्स यहाँ पे लिखवा देते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, कुछ लिखवाते हैं पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो ये जरूर याद रखना कि आपके स्कूल के टीचर ने क्या लिखवाया है, आप जिस भी स्कूल में हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे अप्लाई करना। लेफ्ट साइड हमारी डेबिट होती है, ये होती है हमारी क्रेडिट। पहली ट्रांजैक्शन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदा है। एसेट बढ़ रही है बिजनेस में, फर्नीचर आया है। जब भी एसेट बढ़ेगी किस साइड लिखना है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड ये वाली है, तो यहां पे लिख दोगे टू कैश और यहां पे डाल दोगे सीरियल नंबर 1। अब टू और बाय भी आपकी मर्जी है, स्कूल पे डिपेंड करता है, मोस्टली स्कूल में नहीं लिखवाते। और ब्रैकेट में लिख दोगे यहाँ पे साथ में कि परचेस करा है। कितने का करा बेटा, 50,000 रुपए का, तो यहाँ पे आ गया 50,000। सेकंड में देखो क्या लिखा है, फर्नीचर सोल्ड। अब हमने इसे बेचा है, मतलब हमारा फर्नीचर चला गया, तो यहाँ पे लिख दोगे सेल ब्रैकेट में मतलब, और यहाँ पे कैश। क्रेडिट साइड में क्यों आया, क्योंकि फर्नीचर कम हो गया। जब भी एसेट कम होती है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, अमाउंट है 10,000। डेट दी होगी तो डेट, वरना यहाँ पे सीरियल नंबर डल जाएगा लाइन डाल के सेकंड। ठीक है। थर्ड एंट्री क्या है, फर्नीचर परचेज, फिर से परचेज करा है तो फिर से कैश ब्रैकेट में परचेज। कितने का करा है बेटा, इस बार 15,000 का, तो यहाँ आ जाएगा 15,000। फोर्थ देखो, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड, मतलब खराब फर्नीचर पड़ा था फेंक दिया, एसेट कम हो गई ना, तो किधर आएगा, यहाँ पे। कितना रुपए का अमाउंट है इसका, 5,000 का। फर्नीचर डिस्कार्ड, यहाँ पे लिख दो फर्नीचर। इसके बाद लास्ट एंट्री डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप सबने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में भी, सेकंड चैप्टर में भी, जिससे किसी भी एसेट की वैल्यू, फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन अमाउंट है बेटा इसका 3,000। अब ध्यान से समझना क्या करना है, इसमें जो लास्ट पॉइंट है इसमें गलती करते हैं बच्चे। डेबिट साइड का टोटल करोगे तो बेटा आता है 65,000। कितना आता है, 65,000। लेकिन अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूं तो बनता है 10, 5, 15 और 3 18,000। तो क्रेडिट साइड कम है, तो यहां पे लिखेंगे बैलेंस सीडी। कितना सीडी लिखेंगे, इस डेबिट साइड के टोटल में से ये क्रेडिट वाला टोटल माइनस कर देंगे। मतलब 65,000 में से 18,000 माइनस करोगे तो आता है 47,000 और यहाँ पे फिर से टोटल कर देंगे 65,000। अब ये सीडी का मतलब क्या है ये भी समझो, रटना नहीं है सिर्फ कि मैंने इतने का फर्नीचर खरीदा, इतने का फर्नीचर खरीदा पूरे साल में, ठीक है, उसमें से इतने का बेच दिया, इतना खराब हो गया, इतनी उसकी वैल्यू कम हो गई, तो जितना फर्नीचर मेरे पास बच गया बेटा वो ये लिखा हुआ है कि मेरे पास 47,000 का फर्नीचर बच गया। सीडी बैलेंस के नाम से आएगा। उस साइड में सीडी लिखते हैं जोन सी साइड कम होती है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड कम थी तो लिख दिया। वैसे इसका और भी रूल होता है, वो जब हम लेजर चैप्टर करेंगे, जो लेजर चैप्टर होते हैं जर्नल के बाद लेजर बनते हैं, उसमें डिटेल में आपने करना है कि ये सीडी बीडी का कैसे हम करते हैं। ये हो गया एक हमारा अकाउंट खत्म। अब आते हैं कोई और, इसी के नीचे देखो, अब इसमें बोला ओपन अ टी शेप अकाउंट, मतलब आपकी बुक के इसी के नीचे, आप तो स्क्रीन पे देखो क्रेडिटर बोला है। क्रेडिटर कहाँ है जी, हमारे लायबिलिटी में आएंगे। लायबिलिटी का रूल क्या है कि बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, ये रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना है। बनाते हैं यहाँ पे इसका अकाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। अब देखो पहली एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। हमने मोहन से, मोहन हमारा क्रेडिटर है, उससे सामान खरीदा, लायबिलिटी बढ़ गई, बढ़ती है तो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो यहां पे लिखेंगे परचेज। कितने का खरीदा बेटा, ये हमने खरीदा है 50,000 रुपए का, तो यहाँ पे 50,000, ठीक है, समझे। अब आओ सेकंड में, पेड टू मोहन। अब जो हमारा क्रेडिटर था उसको हमने पैसे पे कर दिए तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड। कितने पे करे हैं हमने, 30,000, तो कैश पे करा है 30,000। क्लियर। अब आगे आओ, गुड्स रिटर्न टू मोहन। हमने मोहन को गुड्स वापस कर दिया। हमने उससे कुछ 50,000 के गुड्स खरीदे थे, उसमें से 3,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई तो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में, किसके नाम से, रिटर्न के नाम से। अमाउंट कितना है, 3,000।
क्लियर। अब आओ लास्ट में, रीपरचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। अब हमने उससे दोबारा गुड्स खरीदे तो फिर लायबिलिटी बढ़ गई। कितने की लायबिलिटी बढ़ी है? 10,000 की। फिर यहाँ पे परचेज 10,000, तो 50 और पहले इसका टोटल देखो, 30 और 3 ये हो गया 33,000। लेकिन यहाँ का टोटल आ रहा है 60,000। तो जोन सी साइड ज़्यादा होती है बेटा उसका टोटल दोनों साइड लिखते हैं। क्रेडिट वाली ज़्यादा थी तो दोनों साइड कितना आएगा? 60,000। डेबिट साइड कम है तो यहाँ पे आएगा इस बार CD। जोन सी साइड कम होती है CD बैलेंस उस बार। 60 में से 33 गए, कितना बचा? 27। ये हो गया आपका अकाउंट कंप्लीट क्रेडिटर वाला। और भी देखो इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें 3 अकाउंट बनाने हैं आपने। मतलब उसमें एक हो सकता है एसेट की चीज आ रही हो, लायबिलिटी की आ रही हो, एक्सपेंस की आ रही हो। इलस्ट्रेशन 9 है, इसमें बोला डेटर अकाउंट भी बनाओ, क्रेडिटर अकाउंट भी बनाओ और कैश अकाउंट भी बनाओ। तो क्रेडिटर तो हमारे पास बना हुआ है, हम इसी को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लो, क्या है ये आपका क्वेश्चन। देखो बेटा बना दिए मैंने 3 अकाउंट यहाँ पे। अब आपको इसको फॉलो करना है। पहला है कैश सेल्स। क्या करा है हमने? सेल करी है कैश में। ठीक है, अब कैश हमारे पास आया होगा बिजनेस में क्योंकि हमने सामान बेचा है कैश में। कैश हमारी एसेट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट साइड में, तो यहाँ लिख देंगे सेल, कि सेल की वजह से पैसा आया। और कितना पैसा आया है बेटा? 50,000। मैं अभी यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, फॉर्मेट पे फोकस नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट पे कर रहा हूँ। आपने अपने एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट बना के ही करना है। सेकंड है बेटा सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। हमने सामान बेचा है किसी भी एक्स को क्रेडिट पे, तो वो हमारा एक्स क्या हो गया? डेटर हो गया। अब यहाँ लिख देते हैं एक्स की हमारा डेटर है। तो हमारे डेटर बढ़ गए तो किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड में सेल। अमाउंट कितना है चेक कर लो, अमाउंट है 80,000। 80,000 रुपए का हमने सामान बेचा है। थर्ड एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। एक्स हमारा फिर से डेटर था, अब इसने हमें कैश दे दिया तो हमारे डेटर कम हो गए, एसेट कम हो गई। कम होती है तो क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में कैश। अमाउंट दिया बेटा उसने 56,000। क्लियर। अब आओ फोर्थ में, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। अब एक और पर्सन आया जो वाई है जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं, मतलब ये हमारा क्रेडिटर होगा। तो क्रेडिटर का नाम हमें पता लग गया, वाई है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज। और जितने के भी गुड्स खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं? 44,000 के। ये हो गया हमारा एक और एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में हो पेड टू वाई। अब वाई को पेड कर दिया तो यहाँ पे कैश पे कर दिया। कितना पे करा बेटा? 30,000, 30,000 पे कर दिया। अब लास्ट एंट्री बची विच इज कैश परचेज फ्रॉम वाई। कैश में खरीदा है वाई से। इस एंट्री में बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, ध्यान से समझना। कैश में खरीदा वाई से, बच्चे क्या करते हैं? इसको करने लग जाते हैं। भाई साहब ये क्रेडिटर अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट में आप तब एंट्री पोस्ट करते हो जब उधार में खरीदा हो। कैश में खरीदा है तो आपके क्रेडिटर थोड़ा ना बढ़े, लायबिलिटी थोड़ा ना बढ़ी आपकी, लेकिन आपका कैश कम हो गया। तो यहाँ पे आप सिर्फ परचेज अकाउंट लिखोगे क्योंकि हम आपका कैश चला गया और अमाउंट है 16,000, वो यहाँ पे आएगा। याद रखना है, ध्यान से सुन लो। अगर चाहे वो डेटर का केस हो चाहे क्रेडिटर का केस हो, मतलब आपको चाहे डेटर का टी शेप अकाउंट बनाने के लिए बोला हो चाहे क्रेडिटर का, अगर कैश वाली ट्रांजैक्शन है तो इन अकाउंट में नहीं आने वाली। वो पेस्ट मत कर देना, लिख मत देना, पोस्ट मत कर देना, सॉरी। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। अब इसमें भी बैलेंस निकालेगी। ये 50,000 है, ये 16,000 है, तो बैलेंस CD 50 में से 16 का कितना बचा? 34, और दोनों साइड 50-50। इसमें देखो 80,000 और 56,000, 56,000, तो यहाँ पे ही आएगा बैलेंस CD। 80 में से इसे माइनस करो, कितना आएगा? 24,000, और दोनों साइड कितना आ जाएगा? 80,000। क्रेडिटर में आओ, ये है 44,000, ये है 30,000, तो इसका बैलेंस कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। कितना आएगा? 14,000, और दोनों साइड कितना आएगा? 44। अगर आपने पैटर्न समझा ये कि ये जो CD बैलेंस है इसका कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो बेटा मोस्टली क्या होगा, जो हमारी एसेट है, जैसे ये हमारी एसेट है, ये हमारी एसेट है, इनका CD बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है। देखो ठीक है, जो पहले भी क्वेश्चन कर रहा था उसमें भी क्रेडिट साइड में आ रहा था, लेकिन जो हमारी लायबिलिटी है उसका जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट साइड में आ रहा है, अपोजिट चल रहा है। ये हम जर्नल और लेजर में सीखेंगे बहुत अच्छे से। अब आपका ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट।
अच्छे से देखो इस चैप्टर को। 3 तरह के क्वेश्चन आपने कवर करने हैं। एक तो कि ये जो भी आइटम आपको गिवन है वो ट्रेडिशनल में आएगी या मॉडर्न अप्रोच में आएगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरा रूल्स वाला कि रूल्स क्या है, और तीसरा आपको टी शेप अकाउंट बनाना। पूरा वन शॉट इस वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।